अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काइंड्स ऑफ वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वर्ब की काइंड्स को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा अपने वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते हैं कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, अकरेंस, अ मोमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। जी, वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी एक्शन को, एग्जिस्टेंस को यानी होने को, एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, अकरेंस किसी चीज़ के वकूफ़ पज़ीर होने को या हरकत को, किस चीज़ की, किसकी, सब्जेक्ट की, को ज़ाहिर करता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, या कोई आपका पर्सन हो सकता है। तो इन शॉर्ट हम बचपन से ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि वर्ब कहते हैं, वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी वजह से किसी काम का करना या होना जो है वो साबित होता है। अब करना एक्शन और होना क्या, एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली वर्ब जो है आपका दो मेन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। कौन कौन सी? एक्शन को और एग्जिस्टेंस को। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। अगर आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा वर्ब की काइंड्स को समझते हुए। फिर देख लें, वर्ब जो है ये दो चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, यानी वर्ब या तो एक्शन को एक्सप्रेस करेगा या एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करेगा। तो इन्हीं दो जो है इसके जो प्रोसीजर्स हैं, इसकी बिना पर ही हमने जो वर्ब है उसकी काइंड्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। जी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब जो है अभी हम पढ़ रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं स्केच और ये ट्री वगैरह बना हुआ है। तो इसमें कोई रूल नहीं है कि आपने वर्ब की क्लासिफिकेशन इसी तरह से करनी है या वर्ब की काइंड इसी तरह से बनानी है। ना सिर्फ वर्ब बल्कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से कोई इस तरह का स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जी ये डिवीजन हैं, ये काइंड हैं। ये हमने अपनी जो है समझने और सीखने में सहूलत पैदा करने के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने इसको डिफरेंट काइंड्स में हमने तकसीम कर लिया ताकि हमको समझने में इसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो आसानी हो। तो हो सकता है जिस तरह से मैंने इनको डिवाइड किया है वर्ब की डिफरेंट काइंड में, किसी और ने इसको किसी और तरीके से किया हो। डेफिनेटली डिफरेंट तरीके से होगा। आप डिफरेंट बुक्स को सर्च करें, उसमें वर्ब की काइंड डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन की होगी। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि वर्ब की काइंड्स कौन कौन सी हैं या हमने वर्ब को किस तरह से डिवाइड करना है। तो उसमें एक चीज़ तो है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ब की जो डिवीजन्स हैं उसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का जो है वो स्टूडेंट्स को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिवीजन के नीचे कौन सी सब डिवीजन पाई जाती है। यानी वर्ब को आपने डिवाइड कर रहे हैं तो वर्ब की कौन सी डिवीजन के नीचे कौन कौन सी सब डिवीजन आती हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन या इबहाम नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो आप फिर कन्फ्यूज रहेंगे थ्रू आउट वर्ब को पढ़ते हुए। तो ये जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने वर्ब की काइंड्स का कॉन्सेप्ट अगर ठीक तरह से समझ लिया तो समझ लिया आपने वर्ब को सीख लिया, ठीक है ना। इसमें यही सिर्फ एक चीज़ है, आपको काइंड्स का पता चल गया ना कि किस तरह से वर्ब को हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि काइंड से मराद जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी डिवीजन के नीचे कौन कौन सी सब डिवीजन आती हैं। जब आपको ये बात समझ लग जाएगी, समझे आपको वर्ब आ गया। तो इसी चीज़ को हमने सीखना है मेन इस वीडियो में, इसको डिवाइड करना है, फिर इसकी सब डिवीजन्स बनानी है। अच्छा जी, तो इसमें अब जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन होती है, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कन्फ्यूजन रहेगी, काइंड्स के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आपकी कि अच्छा जी इस तरह से हम जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये पहला पार्ट है काइंड्स ऑफ जो है वर्ब का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। अगर तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके चैनल की, तो ये जितने भी पार्ट हैं काइंड्स ऑफ वर्ब का जो टॉपिक है वो एक ही आपको वीडियो की शक्ल में मिलेंगे, यानी एक कंबाइंड वीडियो आपको मिलेगी। काइंड्स ऑफ वर्ब का जो टॉपिक है उसकी कंप्लीट वीडियो मिलेगी और उसके अंदर ये तमाम पार्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। अगर आप वैसे देख रहे हैं वीडियोज़ के अंदर जाके, तो उसमें फिर ये है कि ये डिफरेंट पार्ट्स में है। पार्ट्स इसलिए बना दिए गए हैं कि हो सकता है किसी बंदे को कंप्लीट वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को समझना चाह रहा है, तो फिर उसका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, वो अपने रेलिवेंट वीडियो में जाए उसको सर्च कर ले। अब पार्ट्स क्यों बनाए हैं? ये पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी है, इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये डिवीजन है और ये सब डिवीजन है, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें फिर हम हर डिवीजन और हर सब डिवीजन को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे ये फाइनाइट वर्ब आ रहा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है,
इस तरह लिंकिंग वर्ब है। तो अब हर जो वर्ब की एक काइंड है, ठीक है, जो डिवीजन या सब डिवीजन है, उसके ऊपर हमने फिर सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, यानी इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसको कंबाइन करके भी प्ले लिस्ट में रख दिया है ताकि जो बंदे कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं या मुकम्मल जो है वो सीखना चाह रहे हैं उसके लिए, तो उनको अलग-अलग से पार्ट्स में जाना मुश्किल होगा, वो एक ही जगह पे इकट्ठी वीडियो उनको मिल जाएगी, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी जी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब द स्टूडेंट्स आर नॉट फेमिलियर विद। जी, वर्ब की बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनका स्टूडेंट्स को अंदाजा ही नहीं होता। आप कह लें इदराक नहीं होता, उनको पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं काइंड्स के हवाले से। तो इन्हीं आज काइंड्स को हम एक ही दफ़ा इंशाल्लाह इस स्केच की मदद से समझ लेंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। वर्ब की काइंड्स को समझने से पहले आपने इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है कि वर्ब या तो एक्शन को ज़ाहिर करता है या एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आपने इस स्केच को समझना है। वर्ब जो है इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं। हाँ जी, एक इसकी कैटेगरी टाइम बेस्ड है, यानी उसमें वक्त का तयन होता है, और एक उसकी जो है उसमें वक्त का तयन नहीं होता। तो इसी बेस के ऊपर जो टाइम बेस होगी उसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, और जो आपके टाइम बेस नहीं होंगे उनका मतलब है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट का मतलब ये होता है ना कि जिसकी कोई लिमिट है, तो लिमिट टाइम की है, ये टाइम लिमिटेड है। फाइनाइट वर्ब टाइम लिमिटेड है और नॉन फाइनाइट वर्ब की कोई टाइम की लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जो चीज जो टाइम बेस इसकी कैटेगरी है उसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे, जो विदाउट टाइम है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दो मेजर कैटेगरीज, आप ये समझ लें कि वर्ब एक दरख्त है तो उससे दो मेजर शाखें इस तरह से निकल रही हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब जी। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब में फिर आगे तीन जो इसकी सब डिविजन है, कौन कौन सी? इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड जी। नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड हो गया। और आपका जो टाइम बेस्ड यानी जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब में जैसे हमने ये कहा था कि एग्जिस्टेंस और एक्शन दो चीज़ें वर्ब करता है ज़ाहिर, तो बिल्कुल उसी तरह फाइनाइट वर्ब के आगे दो इसके आप कह लें, आप रास्ते कह लें, शाखें कह लें, जो भी आपको बेटर लगे, डिविजन्स कह लें, ब्रांचेस कह लें। तो ये फाइनाइट वर्ब एग्जिस्टेंस की तरफ चला गया और इधर एक्शन की तरफ चला गया। अच्छा, अब एक्शन की अगर बात करें तो मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ से भी ज़्यादा आप कह लें बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस हैं। तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। तो ये जो एक्शन है ये वही चीज़ है, यानी जो एक्शन आपको सेंटेंस में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका एक्शन वाला वर्ब है उसमें उसे आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, या एक्शन वर्ब हो सकता है। यानी वो वर्ब जो किसी एक्टिविटी को, किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, लिखा भी हुआ है शोइंग एन एक्टिविटी, ठीक है, या ऐसे तमाम वर्ब जो किसी एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं, और एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, जो एग्जिस्टेंस के लिए वर्ब्स यूज होने हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आगे मजीद फिर इनके आगे सब डिवीजन है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में दो मेन कैटेगरी हैं। कौन कौन से? एक मॉडल वर्ब्स होते हैं और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मॉडल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब जो हैं ये होते हैं हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प और सपोर्ट करने के लिए सेंटेंस के अंदर, और ये स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, जैसे मैं कह देता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, परेशान नहीं होना। हम आगे जब डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो मॉडल वर्ड में क्या आ जाता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और यूज, नीड, डेयर, हम इन सब को पढ़ेंगे एक एक। जो जैसे अब ये मे माइट है तो इसके ऊपर ही पूरी एक वीडियो बनी हुई है, कैन कुड के ऊपर अलग से वीडियो, तो हम इनका यूज, इनकी प्रैक्टिस, इनकी एक्सरसाइज सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो हो गया मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बाद क्या आ गया? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी जी? डू, बी और हैव। डू, बी और हैव, यानी तीन इसकी मेन सब डिविजन फिर आगे ऑक्सिलरी वर्ब की हैं। डू करना, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करना या होना वाली बात अब आ गई। डू का मतलब होता है करना, बी का मतलब होता है होना, और हैव का मतलब होता है पाना या रखना, ठीक है। अब डू की आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डू, डज, डिड, डन। डू जो है ये मेन वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पे बताया ना मेन वर्ब, तो डू मेन वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकता है जी। इसी तरह जो बी है, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। अच्छा जी, जो हैव है में हैज, हैव, हैड, और जो हैव है
ये किसी चीज़ को रखने के जो है जो थीम होता है हैविंग समथिंग के अंदर ये मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है जी। अब अगर हम आ जाए तो दूसरी कैटेगरी थी एक्शन वाली, उसमें प्रिंसिपल वर्ब जो है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब जो है उसकी तीन जो है मेजर फिर सब डिवीजन है। कौन कौन सी? लिंकिंग वर्ब, चार है मेरा ख्याल जी, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ऑब्जेक्टिव वर्ब और रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। यानी ये जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है उसमें इसकी चार कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ऑब्जेक्टिव वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो इनकी मजीद आगे से सब डिवीजन हैं जी। जो आपका ऑब्जेक्टिव वर्ब है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है एंड इनट्रांजिटिव वर्ब है। यानी जो ऑब्जेक्ट के साथ होगा वर्ब उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और जो विदाउट ऑब्जेक्ट होगा उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसी तरह जो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब है इसमें भी कुछ वर्ब्स रेगुलर होते हैं कुछ इरेगुलर होते हैं, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका लिंकिंग वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है और रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब है, इनसे मजीद कुछ वर्ब की काइंड्स जो निकलेंगी उनको हम स्टडी करेंगे जब जैसे जैसे हम लेक्चर्स में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको फिर मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें जी, वर्ब जो है उसकी दो मेजर शाखें हैं, दो मेजर ब्रांचेज हैं, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट का तो मसला ही नहीं है, सीधा सीधा इसकी तीन कैटेगरीज हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड। और जो आपका जो फाइनाइट वर्ब है जो टाइम बेस्ड है उसमें दो मेजर इसके पिलर्स आप कह लें, एग्जिस्टेंस है और एक्शन है। एग्जिस्टेंस में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में दो इसकी मेन कैटेगरीज हैं हेल्पिंग वर्ब की। कौन कौन सी? मॉडल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, यूज, नीड, डेयर। और जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें फिर तीन तरह के आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, डू है, बी है, हैव है। डू का मतलब होता है करना है, इसकी फॉर्म्स हैं डू, डज, डिड, डन। और डू इज आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब। अच्छा, बी में इज, एम, आर, वाज, वर, बिन। ठीक है, बी का मतलब होता है होना और हैव का मतलब होता है पाना या रखना, तो इसमें भी हैज, हैव, हैड। तो हैव इज आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब इन हैविंग समथिंग। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका एक्शन। एक्शन वाली साइड पे आ जाए तो उसमें प्रिंसिपल, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब होता है। उसकी फिर आगे चार कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब और ऑब्जेक्टिव वर्ब। ऑब्जेक्टिव वर्ब में मजीद दो कैटेगरीज हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट के बगैर होता है, इनट्रांजिटिव। और ये जो आपका लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर जो वर्ब होता है इसकी मजीद इनकी जो है हम शाखें बना सकते हैं। तो वो इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली नहीं है, इसलिए उनको स्केच में शामिल नहीं किया। तो मेन आपकी ये जो टाइप्स हैं, काइंड जो हैं वर्ब की ये हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब डिवीजन कौन सी हैं और सब डिवीजन कौन सी हैं। जो मैं बार बार डिवीजन और सब डिवीजन की बात कर रहा था, जैसे मैं कहता हूँ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है ना, अगर आप इनको इधर उधर कर देते तो आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए। इसी तरह जो ऑक्सिलरी वर्ब है, डू, बी और हैव है, तो ये इंशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको ना डिवीजन्स के हवाले से बता दिया गया। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको दोबारा कभी वर्ब की काइंड और कैटेगरीज के हवाले से इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चलें एंड पे, अ सेंटेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद बोथ मेन और हेल्पिंग वर्ब। जी, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब होता है और इधर ये हेल्पिंग वर्ब है बताया। तो जो आपका सेंटेंस है वो उसमें बाद का मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप अकेले हेल्पिंग वर्ब से या अकेले मेन वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह इस लिहाज से सेंटेंस की तीन कैटेगरीज होंगी। नंबर एक वो सेंटेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं। नंबर दो वो सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ मेन वर्ब है। नंबर तीन वो जिसके अंदर सिर्फ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अली इज गोइंग टू लाहौर, अली लाहौर जा रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है ये मेन वर्ब है, तो दोनों वर्ब आ गए हैं। अली वेंट टू लाहौर, अली लाहौर गया, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है वेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अली इज इन लाहौर, अली लाहौर में है, अब इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। आप कह लें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम दे रहा है, यानी जहाँ पे मेन वर्ब नहीं होता सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। आपसे कोई पूछे तो आपने नहीं कह देना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, आपने यही उसको कहना कि ये मेन वर्ब के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चूंकि मेन वर्ब नहीं है इसलिए हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन गया। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इसको देख लेने के बाद आपका जो वर्ब की काइंड्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने जितनी अब काइंड्स को स्टडी किया है वन बाय वन हम सेपरेट इनको एक एक वीडियो में इनको डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके ये सारे कंबाइंड शक्ल में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। करेंगे कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के टॉपिक को। इस सिलसिले में ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन करवाया था, एक स्केच बनाया था तमाम जो है वर्ब की काइंड्स का। अब उन तमाम काइंड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। अब ये जो हम वर्ब की काइंड्स को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी इसमें फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे जाके फिर दोबारा से हम डिटेल में इन पे बात करेंगे, इन जैसे कि हमारा तरीकाकार है, इन पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी और बहुत सारी जो इनकी बारीकियां हैं उनके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे भी जस्ट आपको वर्ब की डिफरेंट काइंड्स के साथ फेमिलियराइज करवाना है। तो जस्ट तमाम जो काइंड्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं इनका डिफरेंस क्या होता है। ये फाइनाइट वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म विद द चेंज ऑफ टाइम, टेंस और कॉल फाइनाइट वर्ब्स। टाइम और टेंस एक ही बात है। टेंस का मतलब होता है ज़माना, तो ज़माने का मतलब टाइम ही होता है। तो ऐसे जो वर्ब्स हैं जो टाइम के साथ या टेंस के साथ जिनकी फॉर्म चेंज हो जाती है उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। द वर्ड फाइनाइट रिफर्स दैट दीज आर लिमिटेड बाय टाइम। जी, फाइनाइट जो है, जैसे एक लफ्ज़ आप देखते हैं इन्फिनिटी यानी गैर महदूद, तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद। अब महदूद किससे हो रहे हैं, लिमिटेड किस चीज़ से हो रही है, टाइम से। तो टाइम लिमिटेड की वजह से हम इनको फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स आर टाइम बेस्ड और टाइम डिपेंडेंट, सो रूल्स ऑफ टेंस अप्लाइड व्हाइल यूजिंग दीज वर्ब्स। जी, जब हम इन वर्ब्स को यूज़ करते हैं तो उसमें टेंस के रूल्स इस्तेमाल होते हैं। टेंस आपको पता है ज़माने को कहते हैं, वक्त कहते हैं। तो हमने वक्त के लिहाज से रूल्स बनाए हुए हैं जिन्हें हम टेंसेस कहते हैं। कि अक्सर आपने सुना हुआ, कहते हैं नहीं, ये आपको टेंस आते हैं, तो यही ये रूल्स हैं। टेंस बेसिकली क्या है, रूल्स हैं टाइम के। तो ये चूँकि टाइम डिपेंडेंट होते हैं फाइनाइट वर्ब्स, इसलिए जब हमने इनको यूज़ करना है तो हमने इनको टेंस के रूल्स को मद्देनजर रखते हुए यूज़ करना है। अच्छा जी, इनके अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे रीड है, राइट, सेल, सिट, कम, गो एक्सेट्रा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो टेंस वाली बात है ना, वो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। अब बॉय सेल्स पेंसिल्स, एक लड़का पेंसिल्स बेचता है। बॉय सोल्ड पेंसिल्स, एक लड़के ने पेंसिलें बेच दी। अब बॉय विल सेल पेंसिल, एक लड़का जो है पेंसिलें बेचेगा। अब वर्ब एक ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़माना चेंज कर रहा है हो रहा है, इसकी फॉर्म जो है चेंज होती जा रही है। अब ये प्रेजेंट का ज़माना है तो सेल्स है, पास्ट में ये सोल्ड हो गया और फ्यूचर में विल सेल हो गया। तो चूँकि टाइम से इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, इसलिए जो सेल है ये हमारा क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। बाकी वर्ब्स में भी इसी तरह से है। द वर्ब दैट इज गवर्न्ड बाय पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। जी, ये दूसरी फाइनाइट वर्ब का आप कह लें, डेफिनेशन कह लें या पॉइंट कह लें। डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका स्टेप कह लें कि पहला तो ये कि ये टाइम डिपेंडेंट है, दूसरा ये है कि ये नंबर और पर्सन डिपेंडेंट भी है, यानी ये गवर्न किए जाते हैं पर्सन और नंबर से। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। शी वेंट टू हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस की गई। अब वर्ब वेंट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट। ये जो वेंट है इसका सब्जेक्ट है, कौन सा, शी। अगर शी ना हो, शी को हम खत्म कर रहे हैं, वेंट टू हर ऑफिस, तो इस सेंटेंस का कोई मफहूम नहीं बचता। तो इसलिए चूंकि इसको अपना मैसेज क्लियर करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। या आप कह लें कि ये आगे जो लिखा हुआ है नोट, अ फाइनाइट वर्ब शोज अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। जी, तो ये फाइनाइट वर्ब जो है इसका अग्रीमेंट होता है इसके सब्जेक्ट के साथ। तो तीन चीज़ें आपके सामने हैं, बेसिकली तो दो चीज़ें हैं, लेकिन चलें तीन कर लेते हैं आपको समझने के लिए। कि टाइम डिपेंडेंट है, दूसरा ये है कि पर्सन और नंबर के से ये गवर्न किया जाता है, और तीसरी चीज़ ये है कि ये सब्जेक्ट से अग्री करता है। तो नेक्स्ट है जी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल है, ये फाइनाइट वर्ब का उल्ट है, ठीक है, नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। वर्ड्स विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म विद द चेंज ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती ज़माने के तब्दील होने से या टाइम के तब्दील होने से, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट मीन्स दैट दीज वर्ब्स आर नॉट लिमिटेड बाय टाइम, जैसे हमने पीछे देखा था। सो रूल्स ऑफ टेंस आर नॉट अप्लाइड व्हाइल यूजिंग दीज वर्ब्स, क्योंकि ये टाइम से लिमिटेड नहीं होते। इनका नाम भी नॉन फाइनाइट है कि ये अनलिमिटेड है, ठीक है, फाइनाइट नहीं है टाइम की वजह से, इसलिए इनके ऊपर रूल्स ऑफ टेंस अप्लाई नहीं होते। अभी देखेंगे एग्जांपल तो क्लियर हो जाएगा। अ बॉय लाइक स्विमिंग इन द रिवर, अ बॉय लाइक स्विमिंग इन द रिवर, अ बॉय विल लाइक स्विमिंग इन द रिवर। एक लड़का जो है दरिया में
तैरना पसंद करता है, एक लड़के ने दरिया में तैरना पसंद किया, एक लड़का जो है दरिया में तैरना पसंद करेगा। अब तीनों सेंटेंसेस में टाइम चेंज हो रहा है। पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट है, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर है, लेकिन इन तीनों में ये लाइक, लाइक्ड और विल लाइक ये तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जो स्विमिंग है ये भी वर्ब है, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, स्विमिंग वैसे ही रहता है। तो इसका मतलब लाइक जो है ये फाइनाइट वर्ब है, और जो स्विमिंग है क्योंकि जिसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही टाइम के चेंज होने से, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो लिखा भी हुआ नो चेंज ऑफ फॉर्म इन नॉन फाइनाइट वर्ब विद टाइम जी। तो द वर्ब दैट इज नॉट नेसेसरली गवर्न्ड बाय पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड नॉन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये दूसरा पॉइंट है, जैसे वहां पे वो पर्सन और नंबर से गवर्न करता था, यहाँ पे ये गवर्न नहीं करता। कैसे? शी वेंट टू हर ऑफिस टू वर्क। अब ये वेंट जो है ये तो गवर्न करता है, तो ये तो है भी फाइनाइट। अब टू वर्क को देखें, टू वर्क जो है ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो लिहाजा द वर्ब टू वर्क हैज नो सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, सो इट्स नॉन फाइनाइट। यानी जो टू वर्क है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब वेंट है इसका सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट ना हो तो ये कोई मीनिंग नहीं देगा, लेकिन जो टू वर्क है इसका कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। हैज नो सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, सो इट इज नॉन फाइनाइट। इट इज आल्सो कॉल्ड इन्फिनेटिव व्हिच इज अ कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब जी। ये जो टू वर्क है इसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, यानी सिर्फ टू वर्क को नहीं, टू प्ले, टू राइट, टू गो, ये सारे इन्फिनेटिव होते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम, ये नॉन फाइनाइट वर्ब की एक कैटेगरी है जी। तो अ नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट शो अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, इट इज नॉट लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि वो लिमिटेड होता है सब्जेक्ट से, ये लिमिटेड नहीं होता सब्जेक्ट से, ये एग्रीमेंट नहीं करता। तो इनकी एग्जांपल्स में अगर जाएं तो पार्टिसिपल, जेरेंड एंड इन्फिनेटिव, ये आगे पढ़ेंगे हम कि क्या होते हैं। तो ये वर्ब की फॉर्म्स ही हैं। तो पार्टिसिपल को, जेरेंड को और इन्फिनेटिव को हम नॉन फाइनाइट वर्ब में लेते हैं। इन्फिनेटिव का तो अभी मैंने बताया है, जैसे टू वर्क है, टू प्ले, ये इन्फिनेटिव है। तो इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर अपने इस लेक्चर को सम अप करूं, तो जो आपके फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के डिफरेंस की बात करें तो फाइनाइट वर्ब टाइम डिपेंडेंट है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ये नंबर और पर्सन से गवर्न होता है, ये नंबर और पर्सन से गवर्न नहीं होता। इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए होता है, ये सब्जेक्ट से अग्री करता है, ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है, ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से इसका कोई जो है इशू नहीं है, इसको हो या ना हो। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। एक्चुअल में हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब की डिफरेंट काइंड्स को। पार्टिसिपल भी चूँकि वर्ब की एक काइंड है, तो एक सीक्वेंस में चलते हुए अभी हमारी बारी है पार्टिसिपल की। थर्ड वीडियो है ये हमारी वर्ब की काइंड्स की। एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो हम वर्ब की काइंड्स को पढ़ रहे हैं ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने डिटेल में आगे जाके इन वर्ब की काइंड्स को वन बाय वन पूरी जो है ना एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ इनको स्टडी करना है, पूरा इसका एनालिसिस करना है, इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं और जो भी इंट्रिकेसीज हैं इनको सबने वो सारी हमने स्टडी करनी है। लेकिन अभी जो चल रहा है इस वीडियो के अंदर, ये हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पर पढ़ रहे हैं, जस्ट स्टूडेंट्स को फेमिलियराइज करवाने के लिए कि ये काइंड्स कौन कौन सी हैं। जैसे अभी पार्टिसिपल है तो ये होता क्या है, जस्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स को जब पहले से सारी काइंड्स का एक फेमिलियरिटी उनसे होगी, तो आगे डिटेल में जब जाकर पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी उनको। तो इस वीडियो को अगर तो आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारे पार्ट्स आपको एक वीडियो की शक्ल में मिलेंगे, इकट्ठे एक ही वीडियो आपको मिलेगी। और अगर वैसे जनरली आप वीडियोज़ में जाके पढ़ रहे हैं तो फिर ये पार्ट्स में इसको बना दिया गया, ताकि अगर किसी को सारी चीज़ें नहीं समझनी तो वो अपने रेलिवेंट वीडियो में जाके स्पेसिफिक किसी चीज़ को समझ सकता है जिसको वो समझना चाहता है, ताकि उसका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल को मैं फिर बता रहा हूँ कि पूरी डिटेल अभी नहीं है, इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ वर्ब को जो है पढ़ाते हुए सारी काइंड्स को एक दफ़ा हमने उनसे जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लेना है, तो इसलिए ये वीडियो आपको बनाई गई है जी। तो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल इज एन एक्सटेंशन और वेरिएशन। एक्सटेंशन यानी आप कह लें कि इजाफा, कोई चीज़ है उसमें आप इजाफा करते हैं या उसको वेरी करते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसके लिए एक टर्म होती है, आप वर्ड्स को जब चेंज करते हैं, ठीक है, उनमें किसी चीज़ का यानी फिक्स लगा के या प्रीफिक्स लगा के या किसी और तरह से, तो फिर हम उसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन। तो ये बेसिकली इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ब, यानी ये आपका जो वर्ब है उसी की एक वेरिएशन है, एक्सटेंशन है, या अगर इंग्लिश की टर्म में बात करें तो ये इसकी इन्फ्लेक्शन है, यानी उसमें एक इसका वेरिएंट है, ठीक है। विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव। जी, पार्टिसिपल होता तो वर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव का रोल भी
जो है वो कर रहा होता है, दे रहा होता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, पार्टिसिपल जो है वर्ब प्लस एडजेक्टिव है, ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ये अब आपको अभी आगे समझ आ जाएगी कि एडजेक्टिव क्यों है। जी पार्टिसिपल की काइंड्स कौन कौन सी हैं? 3 काइंड्स हैं जी। इट हैज़ 3 काइंड्स गिवन एज अंडर। तो पहली काइंड है इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें आपने इसका फार्मूले को याद रख लें कि वर्ब है, जो भी आप नॉर्मली वर्ब है उसके साथ आपने आईएनजी लगा देना, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, सिंपल। तो वर्ब व्हेन a fixed ing is attached with any verb, the verb formed is called as present participle। जी जब आप ing लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा पार्टिसिपल। जैसे सिट है तो सिट से सिटिंग हो गया, ठीक है। वॉश से वॉशिंग, गो से गोइंग, कम से कमिंग, आप देख लेंगे इन सब में आईएनजी लगाया गया है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल वर्ब है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो अभी हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। जी वॉशिंग हर हैंड्स शी एट फ्रूट्स। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। So present participle not only qualifies a noun but also perform various other functions which would be described in next lecture। जी मैंने आपको बता दिया कि डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो अभी आपको बस बताना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। अब यहाँ पे उसने क्या क्वालिफाइज अ नाउन, तो आपको पता है जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो अभी पहले बताया मैंने आपको कि पार्टिसिपल जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव कैसे देखें ना, रोलिंग स्टोन, तो स्टोन नाउन है, रोलिंग जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है कि स्टोन जो है वो रोल कर रहा है। ये प्रोवर्ब में ना जाए, वैसे बता रहा हूँ आपको जी। वॉशिंग हैंड्स, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट, तो ये जो आपका पार्टिसिपल है ये किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, इसलिए ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट है दी पास्ट पार्टिसिपल। द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इज रिगार्डेड एज पास्ट पार्टिसिपल। जी हम पढ़ते रहे हैं वर्ब की फॉर्म्स को जी। ये पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है। जो थर्ड फॉर्म है सिंपली वो आपका past participle है। The third form of the verb is formed by adding d, ed, t, n, r, e, n। जी ये हम जब फॉर्म्स को स्टडी करेंगे कि फॉर्म्स हमने किस तरह से बनानी है, तो उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। सिंपल ये है कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है उसके आखिर में या आप डी लगाते हैं या ई डी लगाते हैं या टी लगाते हैं या एन लगाते हैं या ई एन लगाते हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स के लिए डिफरेंट होता है। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म बन जाती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे फ्राइट है, फ्राइट, ठीक है, डरना, तो फ्राइट से फ्राइटेंड। टायर है, टायर से टायर्ड, और ब्रेक से ब्रोकन, यानी ई एन लग गया। तो द फ्राइटेंड बॉय बिगेन टू रन। द टायर्ड गर्ल वेंट टू स्लीप। ब्रोकन विंडो वॉज वेरी प्रीशियस। अब यहाँ पे इन तमाम सेंटेंसेस में आप देखें फ्राइटन, टाइड, ब्रोकन, ये किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे फ्राइटन बॉय, ठीक है, डरा हुआ लड़का। टाइड गर्ल, थकी हुई लड़की। ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की। तो ये क्वालिफाई कर रहे हैं, तो लिहाजा ये क्या हैं, ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो बिसाइड प्रेजेंटिंग अ कंप्लीटेड एक्शन, जी ये एक्शन को कंप्लीटेड एक्शन दिखाते हैं। उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन जो है चल रहा होता है। जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये एक्शन यहाँ पे जारी है। यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन है पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे द टायर्ड गर्ल वेंट टू स्लीप, ठीक है, जो थकी हुई लड़की थी वो सोने के लिए चली गई, यानी चली गई, काम हो गया। ब्रोकन विंडो वाज वेरी प्रीशियस, जो विंडो टूट गई वो बड़ी कीमती थी, यानी विंडो टूट चुकी है ऑलरेडी, एक्शन कंप्लीट है। तो ये कंप्लीटेड एक्शन दिखाती है और क्वालिफाइज अ नाउन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पास्ट पार्टिसिपल परफॉर्म्स मैनी अदर फंक्शंस व्हिच वुड बी टॉट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। जी जब हम डिटेल में इनकी जाएंगे तो फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल, जी तो ये भी सिंपल कि आपने पास्ट पार्टिसिपल का तो आपको पता है कैसे हमने बनाया, तो बस पास्ट पार्टिसिपल से पहले आपने हैविंग लगा देना है, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब developed by converting the first form of the verb into third form। verbal adjective यही कि आपका verb है, यानी ये एक ऐसा adjective होता है जो verb भी होता है, ठीक है, into third form as shown in the past participle and placing the word having before it। यानी आपने फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। किस तरह से, यही डी डी टी एन और ई एन वगैरह लगा कर उससे पहले आपने हैविंग लगा देना है, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। जैसे वर्क है, वर्क से हैविंग वर्कड, ठीक है, स्लीप से हैविंग स्लेप्ट, गो से हैविंग गॉन। तो हैविंग वर्कड हार्ड शी वॉच्ड अ मूवी। अब ये हैविंग वर्कड हार्ड ये आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। द सन हैविंग राइजन, ठीक है, वी वेंट टू ऑफिस। हैविंग राइजन क्या है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रेड द बुक वी वेंट टू स्लीप, अच्छा ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी होता है। अब ये हैविंग रेड द बुक वी वेंट टू स्लीप ये एक्टिव वॉइस में है, और अगर हम इसकी पैसिव वॉइस में बात करें, हैविंग बीन टोल्ड बाय मी
ही गाइडेड द ओल्ड मैन। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस जस्ट आपको एक आइडिया देना है, डिटेल में हम ये आपको समझाएंगे आगे जाके कि किस तरह से हमने एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या पैसिव को एक्टिव में। तो ये एक्टिव वॉइस में हैविंग बीन टोल्ड, इसमें ये है कि आपका बीन आ जाएगा बीच में, ठीक है, बीन आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। हैविंग बीन टोल्ड बाय मी ही गाइडेड द ओल्ड मैन। अच्छा, अब इन सेंटेंसेस में क्या चीज़ कॉमन है? परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जिबिट्स कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन आफ्टर सम अदर एक्शन। जी, तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वैसे आम टेंसेस में भी पता ही है हमें कि परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि एक कंप्लीट एक्शन हो जाने के बाद जो है वो, यानी एक्शन तो कंप्लीटेड होता है लेकिन पास्ट के अंदर एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जिबिट्स कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन आफ्टर सम अदर एक्शन, ठीक है ना। तो किसी दूसरे एक्शन के बाद एक और एक्शन जो कि वो भी कंप्लीट हो चुका होता है उसको दिखाता है परफेक्ट पार्टिसिपल एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। और ये पास्ट में और होता है, यानी पास्ट के अंदर किसी भी एक काम के बाद जो दूसरा काम कंप्लीट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट पार्टिसिपल क्या है? ये वर्ब भी होता है लेकिन ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है। इसकी 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से होगा? पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? पहली फॉर्म के साथ आपने डी ई डी टी एन और एन वगैरह लगा दी है तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बन गया। और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? ये आपने जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है उससे पहले हैविंग लगा देना है। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये कॉन्टिन्यूस एक्शन जो चल रहा होता है, जारी होता है, उसको दिखाता है। पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये माजी के अंदर एक एक्शन के कंप्लीट होने के बाद किसी दूसरे कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। जेरंड क्या होता है? एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब की डिफरेंट काइंड्स को, और जेरंड चूँकि वर्ब की एक काइंड है तो इसीलिए जो वर्ब काइंड सीरीज़ है उसके अंदर ये हमारा चौथा पार्ट है जेरंड। तो इसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम वर्ब की काइंड्स को पढ़ रहे हैं लेकिन इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्टरी लेवल पे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पता ही है मेरे पढ़ाने का तरीकाकार कि जब भी हम किसी बड़े टॉपिक को छेड़ते हैं तो पहले उसका एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे तमाम का ओवरव्यू दिया जाता है, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल में जाते हैं। हमने वर्ब की काइंड्स को पढ़ना है तो ये अभी इंट्रोडक्टरी लेवल वाला जो है लेक्चर है, इसमें हमने वर्ब की तमाम काइंड्स को थोड़ा थोड़ा टच करना है। थोड़ा थोड़ा टच करने से मतलब ये है ताकि स्टूडेंट जो है ना वो एक फेमिलियराइज हो जाए, उनको समझ आ जाएगा अच्छा जी इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ये सारी चीज़ों का जब उनको पता चल जाएगा, जब हम आगे जाके इनकी डिटेल में जाएंगे तो फिर उनको परेशानी नहीं होगी। वरना जो बिल्कुल ही एक नई चीज़ हो और वो कॉम्प्लेक्स भी हो तो वो प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सिंपल और इंट्रोडक्शन आप कह लेंगे, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना है कि जेरंड होता क्या है, पार्टिसिपल होता क्या है। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं इस वीडियो के, ये चौथा पार्ट है। अगर तो आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको कंबाइन एक वीडियो की शक्ल में मिल जाएगी, तमाम पार्ट्स को कंबाइन किया होगा। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट्स इसलिए हैं कि अगर किसी बंदे को स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को समझना है तो फिर उसको सारी वीडियो ना देखनी पड़े, उसका टाइम जो है वो बच जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जेरंड क्या होता है? जेरंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एंड्स इन आईएनजी एंड इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली अ नाउन। जी, तो जेरंड जो है ये वर्ब की ही एक फॉर्म है, ठीक है, और इसके आखिर में आईएनजी होता है। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के आखिर में आईएनजी होता है, जेरंड के आखिर में भी आईएनजी होता है, लेकिन इनका डिफरेंस है, ठीक है ना। बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो आईएनजी की वजह से कंफ्यूज कर लेते हैं जेरंड को और पार्टिसिपल को। पार्टिसिपल जो होता है वो वर्बियल एडजेक्टिव होता है, ये वर्बियल नाउन है, वर्ब भी है और नाउन भी है। पार्ट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। खैर इनके डिफरेंस को हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी अब बात कर रहे हैं हम जेरंड की। होता है ये वर्ब भी है, आखिर में इसके आईएनजी होता है और ये नाउन का किरदार अदा करता है सेंटेंस में। इट हैज़ अ फोर्स ऑफ अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब। जी, वर्ब तो ये है ही और साथ में ये नाउन भी होगा, तो इट्स अ वर्बियल नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ वर्बियल एडजेक्टिव, इट्स अ वर्बियल नाउन। तो अब ये कैसे नाउन का रोल प्ले करता है अभी हम एग्जांपल्स में जाएंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जी, स्मोकिंग जो है ये मुज़र सेहत है। अब यहाँ पे स्मोकिंग जो है ये दिखने में तो वर्ब भी लग रहा है, स्मोक, स्मोक का मतलब होता है पीना सिगरेट को, और आईएनजी आगे लगा हुआ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है। लेकिन अगर इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में गौर करें तो ये जो इसका वर्ब है इज, इसका ये सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो सब्जेक्ट जो है
ये या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब है ये स्मोकिंग हमारा यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। आतिफ हेट्स गैम्बलिंग, आतिफ को जुआ बहुत बुरा लगता है। अब हेट्स क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। और गैम्बलिंग क्या कर रहा है, ये वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, और ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है गैम्बलिंग यहाँ पे। तो वर्ब तो ये है ही, तो इसका मतलब है चूंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पे ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। ऐसे सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ पे ये वर्ब है आपका इज, और बिलीविंग क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसका कंप्लीमेंट है। तो वर्ब कंप्लीमेंट भी नाउन है। तो शी डिमांडेड अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को एडजेक्टिव भी लग सकता है और फील भी हो रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन इस तरह से, अगर आप इसको इस तरह देखें, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, इसका मतलब है अ कॉस्ट्यूम फॉर स्विमिंग, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन है यानी कि नाउन है। तो इन शॉर्ट जो आपका जेरेंड है ये क्या है, ये वर्ब का रोल भी प्ले करता है सेंटेंस के अंदर, और नाउन का रोल भी प्ले करता है। ये वर्बियल नाउन है। मैं पार्टिसिपल का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्बियल एडजेक्टिव है, वर्ब का रोल भी प्ले करता है, और वो एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है, या वर्ब का रोल भी प्ले करता है और नाउन का रोल भी प्ले करता है। और दोनों के आखिर में आईएनजी है। जो इनकी जो फॉर्म है वो सेम है, दिखने में ये सेम लगते हैं जी। तो अब लास्ट में एक नोट है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंट्रिकेसीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन द यूज ऑफ जेरेंड व्हिच वुड बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट एडवांस लेवल लेक्चर्स। जी वही वाली बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि इसमें और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इंट्रिकेसीज हैं, इसका यूज में बड़ी डिटेल है। तो वो हम डेफिनेटली एडवांस लेवल का जब लेक्चर है जिसमें हमने जेरेंड को डिटेल में स्टडी करना है, उसमें हम आपको बताएंगे। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेवल के लेक्चर अभी चल रहे हैं, आपको जस्ट वर्ब की डिफरेंट काइंड के साथ फेमिलियराइज करो। की कोशिश करेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं वर्ब को, और वर्ब में मेन चीज़ जो समझने वाली है वर्ब की काइंड्स हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो इस टॉपिक के ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। हमने इनको बड़ी डिटेल में पढ़ना है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, बड़ी समझने वाली चीज़ें इनमें मुश्किल है थोड़ा सा। तो अब तरीकाकार मेरा वैसे भी पिछले लेक्चर में भी आपने देखा यही है कि जब हमने किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना होता है तो पहले इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम एज ए होल उसको देख लेते हैं। उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स के ज़हन में एक पिक्चर बन जाती है पहले से, तो फिर चीज़ को समझना उनके लिए आसान हो जाता है। जैसे अब इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक ही वीडियो में जब स्टार्ट में ही, एक तो वैसे कॉम्प्लेक्स हैं, आप इनको समझने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये मैंने जो वीडियो जो है इसके अंदर वर्ब की तमाम काइंड्स को हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ेंगे, इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद फिर जब हम आगे जाएंगे तो फिर एडवांस लेवल पे इनको स्टडी करेंगे, यानी इनकी मुकम्मल डिटेल और डेप्थ में इनको स्टडी करेंगे। ये सिर्फ ये आपकी एक बेस बनाने के लिए है, आपको फेमिलियराइज करने के लिए कि वर्ब की ये जो काइंड्स हैं होती क्या हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर तो आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपको एक ही वीडियो मिलेगी, यानी सारे पार्ट्स इकट्ठे कर दिए गए हैं, ठीक है। और अगर आप वैसे देख रहे हैं तो ये पार्ट्स में है, 5वां पार्ट्स बेचारे आगे मजीद चलेंगे। ये इसलिए ताकि अगर किसी बंदे ने कोई एक इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ना है तो देखना चाह रहा है तो स्पेसिफिकली वो अपनी रेलेवेंट वीडियो को जाकर देख ले, उसको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। क्या होता है इन्फिनेटिव? एन इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग द वर्ड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जी ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा इन्फिनेटिव है ये वर्ब की एक फॉर्म है, वर्ब की टाइप हम पढ़ रहे हैं। तो वर्ब की ये फॉर्म है, और ये बनती कैसे है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने इस टू को अटैच कर देना है, ठीक है ना। तो इट इज काइंड ऑफ नाउन बट इट आल्सो हैज द फीचर ऑफ द वर्ब। जी ये नाउन के तौर पर अपना जो है रोल प्ले करती है सेंटेंस के अंदर, और इसमें वर्ब की खसूसियात भी हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये वर्बियल नाउन है, यानी नाउन भी है और वर्ब भी है, जस्ट लाइक जेरेंड। अच्छा जी एग्जाम्पल्स में जाएं, जैसे रीड, गो, वॉक है तो इनके साथ जब टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। टू रीड, टू गो, टू वॉक, टू कम, टू स्लीप, ये सारे आप इन्फिनेटिव हैं। The uses of infinitive and gerund are alike because they both are verbial noun। जी gerund और infinitive का जो यूज है ये सेम है, स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट है, यूज इनका सेम है क्योंकि दोनों वर्ब भी हैं और नाउन भी हैं, दोनों ही वर्बियल नाउन है। तो चले देखते हैं इन्फिनेटिव को यूज करके कि किस तरह से ये वर्ब और नाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट। जी अब इसमें ये आपका वर्ब है इज, तो ये जो टू सॉल्व है ये सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे काम दे रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसी तरह निदा वांट टू लर्न कुकिंग, अब वांट मेन वर्ब है, टू लर्न जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो वांट जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है मुकम्मल जो है अपना मफहूम प्रेजेंट करने के लिए। तो ये मेन वर्ब वांट है, टू लर्न क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये भी नाउन है। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, जी अबाउट का जी ये आगे आपका ऑब्जेक्ट बन गया टू स्टार्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये भी आपका नाउन हो गया। आई एम ऑर्डर टू गो, ऑर्डर ये वर्ब है, टू गो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये नाउन के तौर पर यहाँ पे आ रहा है। आलिया सर, अब गो जो है ना आपको पता है ये एक वैसे मेन वर्ब के तौर पर भी यूज होता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे ये नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करें। आलिया सेड हिम टू वर्क, अब ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, तो क्योंकि ये सेट का जो है एक्शन रिसीव कर रहा है, अब आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा है टू वर्क जो है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और नाउन। आई वॉन्ट टू प्ले ये वर्ब क्वालिफाई है, वॉन्ट जो है वर्ब है तो उसको ये क्वालिफाई कर रहा है। द जॉब इज डिफिकल्ट टू डू, ठीक है, अब डिफिकल्ट क्या है, ये जॉब का साथ एडजेक्टिव है, जॉब को बता रहा है कि ये मुश्किल है, तो डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है, टू डू जो है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव। दिस इज टाइम टू गो, टाइम नाउन है और टू गो जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्वालिफायर ऑफ नाउन है। टू पेन ऑफ द इशू ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम, अब टू पेन ऑफ द इशू, ठीक है, ये ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम ये पूरा सेंटेंस है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्वालिफायर है यहाँ पर। तो ये तो हो गया जी आपका इन्फिनेटिव। दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको भी जरा देख लें। देयर आर सर्टेन वर्ब्स आफ्टर व्हिच टू इज नॉट यूज्ड विद द इन्फिनेटिव, जी इसमें ऐसा है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं अगर वो मेन वर्ब के तौर पर सेंटेंस में यूज हो गए हैं तो उनके बाद में अगर इन्फिनेटिव आ रहा है तो उसके साथ टू नहीं लगेगा। ये आपको याद रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं अगर वो मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं सेंटेंस में तो उनके बाद में अगर इन्फिनेटिव है तो उसके साथ टू नहीं लगेगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि प्रोमिनेंट जो इसकी निशानी होती है इन्फिनेटिव की वर्ब के साथ टू ही लगा होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं होता, यानी कि इन्फिनेटिव छुपा हुआ होता है, तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन भी पता होना चाहिए। लेकिन अभी आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं बता रहे, डिटेल एंड डेप्थ में नहीं बता रहे। मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रोडक्टरी लेवल पे ये लेक्चर है, जब इन्फिनेटिव को हम आगे जाके डिटेल में एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको ये सारी बातें बताएंगे। अभी जस्ट उन वर्ब्स को आप मेमोराइज कर लें, वो लिस्ट आपको थोड़ी सी बता दी है, जैसे कि लेट है, सी, मेक, हियर, बियर, आईडी, डेयर, नीड, ये ऐसे वर्ब्स हैं अगर मेन वर्ब के तौर पर आए हैं तो इनके आगे इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगता। एक और जी नोट है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पार्टिसिपल्स जेरेंड एंड इन्फिनेटिव विल बी परफॉर्म्ड इन द रिस्पेक्टिव लेक्चर्स अहेड। जी आगे जाके जब हमने कंपैरेट जो आपका जेरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, ये पढ़ने हैं डिटेल में एडवांस लेवल पे, तो उनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी करवाएंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इनको इकट्ठा कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे तो इनका जो कॉन्सेप्ट है मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फिनेटिव का यूज़ भी वही है, जेरेंड का यूज़ भी वही है, कि दोनों ही वर्बियल नाउन है, तो फिर क्या वजह है अभी आपने इन्फिनेटिव क्यों यूज़ करना है और इन्फिनेटिव के बजाय आपने जेरेंड क्यों यूज़ करना है, या जेरेंड के बजाय आप इन्फिनेटिव क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसे समझ आएंगी जब हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे आगे जो एडवांस लेवल पर जब हम इनको स्टडी करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को समझ लें। हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअल में वर्ब को, और वर्ब को समझने के लिए वर्ब की काइंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ब की काइंड्स की ये सीरीज़ चल रही है लेक्चर्स की, 6th पार्ट है। इससे पहले हमने पार्टिसिपल, जेरेंड वगैरह उनका ओवरव्यू लिया है इन्फिनेटिव का। तो स्टूडेंट जो है ये जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अभी वर्ब्स के डिफरेंट काइंड्स हैं, इनको आगे जाकर फिर हमने एडवांस लेवल में डिटेल में पढ़ना है। अभी ये इंट्रोडक्टरी लेवल चल रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक हैं। तो पहले अब आपको जब एक ओवरव्यू मिल जाएगा वर्ब की तमाम काइंड्स का, थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, एक आपकी बेस बन जाएगी, तो आगे जाके इनकी डिटेल को, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना आसान होगा। तो अभी ये आपको जितने भी वर्ब की काइंड पढ़ा रहे हैं ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे है। इससे आपको कह लें कि इंट्रोड्यूस हो जाएंगी चीज़ें, एक आपकी जो है पिक्चर बन जाएगी, ठीक है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद जब आपकी बेस बन जाएगी आगे जाकर फिर हम इनको 1 बाय 1 फिर डिटेल में इनको पढ़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व भी करेंगे, इनका कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको इकट्ठी मिल जाएगी, ठीक है। अगर वैसे देख रहे हैं तो ये पार्ट्स में है, ताकि अगर किसी को पूरी नहीं समझनी तो वो अपना स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसको समझ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
All the verbs are primarily categorized into two main categories, transitive and intransitive verb. जितने भी verbs हैं या वो transitive हो सकते हैं या intransitive होंगे, यानी जितने भी आप verbs जो हैं, ठीक है, बेशक उनकी kinds कुछ और भी हों, जैसे वो participle हों, gerund हो, चाहे वो आपके infinitive हो, जितने भी verbs हैं आपके, चाहे वो किसी और कैटेगरी में भी हों, किसी भी कैटेगरी में वर्ब में शामिल हों, वो या ट्रांसिटिव होंगे या वो इंट्रांसिटिव होंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं जितने भी इंसान दुनिया में हैं, अब उनके नाम डिफरेंट हैं, लेकिन या वो मर्द होंगे या औरत होंगे या ट्रांसजेंडर होंगे, तीन क्या। इसी तरह वर्ब्स जितने मर्जी हो जाएं, मेन उनकी दो कैटेगरीज होंगी, ट्रांसिटिव होंगे और इंट्रांसिटिव होंगे। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड एज ट्रांसिटिव वर्ब। जी, ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट मैसेज कन्वे करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए जो है वो एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको आप कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को आप कह सकते हैं सिंपली ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका काम नहीं चलेगा, ये मीनिंग कन्वे नहीं कर सकेगा। Such verbs are followed by nouns or pronouns to show action on someone or something. Definitely वर्ब जो है वो एक्शन होता है, तो वर्ब के एक्शन को किसी न किसी चीज़ ने रिसीव तो करना है, तो जो चीज़ वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रही है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। These nouns and pronouns are called objects and object may be direct or indirect। जी, वही बात कि वर्ब के बाद नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो वर्ब के अगर एक्शन को रिसीव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की एक और कैटेगरी है, यानी एक और वे में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ये भी आपको बताएंगे आगे कि क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डिटेल में समझना चाहते हो तो एक अलग वीडियो भी बनी हुई है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के टॉपिक के, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। जी, तो चलें देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। निदा सेंट, निदा ने भेजा, क्या भेजा कोई पता नहीं चल रहा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो सेंट जो वर्ब है ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। निदा सेंट सम बुक्स, निदा ने कुछ बुक्स भेजी, अब मीनिंग बन रहा है, अब जो सेंट है ये एक मीनिंग दे रहा है। अब सेंट बेसिकली यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है, क्यों? बुक्स जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब सेंट डायरेक्टली। जी, बुक्स हैं और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब देखें, जब सेंट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं था, इसने कोई मीनिंग नहीं दिया, इसके साथ ऑब्जेक्ट बुक्स मिला है तो ये मीनिंग दे रहा है, एक मफहूम, एक मैसेज कन्वे हो रहा है, तो इसलिए सेंट जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, निदा सेंट सम बुक्स टू रिहान। अच्छा, ये ऊपर वाले में और ऊपर वाले में आपको ये सेंटेंस जो है दोबारा इसलिए रिपीट किया है, दोबारा इसलिए दिया गया है ताकि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो डिफरेंस है वो समझ आ जाए। अब निदा सेंट सम बुक्स, बात यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है, लेकिन निदा सेंट सम बुक्स टू रिहान, निदा ने कुछ किताबें भेजी रिहान को। अब ये मजीद इसकी एलेबोरेशन हो गया, सेंटेंस इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो गया सेंटेंस की। अब क्या है जी, सेंट तो डेफिनेटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये मैसेज कन्वे कर रहा है। बुक्स जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रेहान जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, अब ये सेंट का जो वर्ब है इसका जो एक्शन है दो चीज़ें रिसीव कर रही हैं, बुक्स रिसीव कर रही हैं और रेहान रिसीव कर, दोनों ही सेंट जो है इसका जो है वो एक्शन सेंट का जो रिसीव कर रहा है। वजह, सेंट भेजा किसे गया? किताबों को। भेजी किसे गई किताबें? रेहान को। तो ये दोनों ही जो आपका वर्ब सेंट है उसके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेंट के एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सिंपल सा सादा सा डिफरेंस ये समझ लें कि जिस ऑब्जेक्ट के बगैर वर्ब का काम बिल्कुल ही ना चल सके वो आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप उसको सेंटेंस में से निकाल देंगे तो बाकी सेंटेंस जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा, बेशक उसमें अभी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एंड पे, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आप उसको सेंटेंस में से निकाल भी देंगे तो सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग रहेगा, तो वो क्या होगा? वो आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो अशद ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं, निदा सेंड सम बुक्स टू रेहान। अब बुक्स भी जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, रेहान भी जो है ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर हम बुक्स को निकाल देते हैं बीच में से, ठीक है, रेहान को रहने देते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट निकाल देते हैं, सेंटेंस क्या बनेगा? निदा सेंड टू रेहान। तो आपको मीनिंग बन रहा है? कोई मीनिंग नहीं बन रहा। हालांकि रेहान यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये एक्शन को रिसीव भी कर रहा है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा, तो मीनिंगलेस हो गया सेंटेंस जिस ऑब्जेक्ट के बारे में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे
अगर हम इस तरह से करें रेहान को निकाल दें, ये रेहान को ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे निदा सेंट सम बुक्स, निदा ने कुछ किताबें भेजी। अब रेहान को निकालने के बावजूद भी मैसेज जो है वो कुछ ना कुछ बच रहा है, ठीक है, मैसेज कन्वे हो रहा है, तो इसलिए बुक क्या है, ये डायरेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफरेंस समझने के लिए, यानी जिसके बगैर जो है वर्ब का काम बिल्कुल नहीं चल सकता वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसके बगैर जो है वर्ब कुछ ना कुछ मीनिंग दे देगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और आप ऐसे भी बुक्स में एक्सप्लेन किया गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, कि जो चीज़ वर्ब के एक्शन को पहले रिसीव कर रही है वो डायरेक्ट है, और जो बाद में रिसीव कर रही है वो इनडायरेक्ट है। जाहिर सी बात है, बुक्स भेजी गई हैं तो रेहान को मिली है ना, अगर बुक्स ही नहीं भेजी जाएंगी तो रेहान को क्या मिलेगा। तो बुक्स ने जो है पहले एक्शन रिसीव किया है कि उन्हें भेजा गया है, और रेहान ने बाद में एक्शन रिसीव किया है, ठीक है ना, तो लिहाजा रेहान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी। तो इन शॉर्ट ये है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट वर्ब होगा वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा, यानी अपना मैसेज कन्वे करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, a verb that doesn't require an object to convey the complete meaning of the sentence is called an intransitive verb। डेफिनेटली उसके उल्ट होगा, यानी जिसको मैसेज पूरा कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। एन इंट्रांसिटिव वर्ब टेक्स ओनली अ सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो मैसेज पूरा कन्वे हो जाएगा। कैसे, शी रैन, वो दौड़ी, अब ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन बात क्लियर है कि वो दौड़ी, इसका मतलब रन जो है आपका, ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। द सन राइजेस, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे लेकिन मैसेज क्लियर है, लिहाजा राइज जो है ये भी आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। आलिया वेप्ट बिटरली, आलिया जो है बुरे तरीके से रोई, ठीक है, वो शिद्दत से रोई। अच्छा, बाल बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी वेप्ट है तो आगे भी कुछ है, तो ये आपका क्या है जी, ट्रांसिटिव है। देखिए आपने गौर करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, बिटरली जो है ना ये एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है, ये तो वीप को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये लिहाजा जो वीप है इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है। अब निदर सेंट, जैसे पहले बताया, तो अब आगे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन मीनिंग भी कोई नहीं, इसलिए सेंट जो है ये आपका क्या है, ये ट्रांसिटिव है। तो देयर आर मैनी वर्ब्स दैट कैन बी बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। हाँ, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं वो ट्रांसिटिव के तौर पर भी यूज़ होते हैं और इंट्रांसिटिव के तौर पर भी यूज़ होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। जैसे कि आलिया इज ट्राइंग टू रीड जी, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, रीड को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मैसेज क्लियर है। आलिया रीड्स गुड बुक्स, अब यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अगर आलिया रीड्स लिखते हैं तो मैसेज कन्वे नहीं होता, तो लिहाजा यहाँ पे यही रीड है, यहाँ पे ऊपर जो है ऊपर वाले सेंटेंस में ये इंट्रांसिटिव है और नीचे वाले सेंटेंस में ये ट्रांसिटिव है। नेक्स्ट देखें, शी स्पीक्स टू मच, अब टू मच जो है ये आपने इसको ऑब्जेक्ट नहीं समझ लेना, ये वर्ब क्वालिफायर है, तो यहाँ पे इंट्रांसिटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर फौजिया स्पोक इतना कर दिया जाए तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, फौजिया स्पोक टू अली, अब अली क्या है, ऑब्जेक्ट है जो स्पीक के एक्शन को रिसीव कर रहा है, लिहाजा इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है यहाँ पे मैसेज कन्वे करने के लिए, तो यहाँ पे स्पीक जो है ट्रांसिटिव है। तो ऊपर इसका मतलब है ये ऐसे वर्ब्स हैं कि आपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसको देखना है कि ये ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है। अगर बगैर ऑब्जेक्ट के पूरे मीनिंग दे रहे हैं तो इंट्रांसिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट के बगैर पूरे मीनिंग नहीं दे रहे तो फिर ये ट्रांसिटिव है। तो व्यूअर्स, इन शॉर्ट अगर अपने लेक्चर को सम अप करें तो ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको अपना मैसेज कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और ऑब्जेक्ट के बगैर जो है वो अपना मैसेज पूरा कंप्लीट नहीं कन्वे नहीं कर सकते। और इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनको अपना मैसेज कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ सब्जेक्ट से ही पूरा मैसेज कन्वे कर देते हैं। इन शॉर्ट जो है आपका ट्रांसिटिव वर्ब जो है ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है, और इंट्रांसिटिव वर्ब जो है ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। और कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, और इसे आपने देखना होता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके कि ये ऑब्जेक्ट को ले रहा है साथ नहीं ले रहा मैसेज को कन्वे करने के लिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बगैर वर्ब जो है बिल्कुल भी कोई मीनिंग ना दे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के साथ जो है अगर ना भी हो तो काम चल जाता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे लफ्ज़ों में जो वर्ब के एक्शन को पहले रिसीव करे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के एक्शन को बाद में रिसीव करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ
A verb can either be regular or irregular, so this category includes all the verbs. ये कैटेगरी से मुराद ये है कि हम पढ़ रहे हैं वर्ब की काइंड्स को, तो ये रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब जो हैं ये भी एक हमने कैटेगरी जो बनाई है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेगुलर कौन से वर्ब होते हैं, इरेगुलर कौन से होते हैं। तो पहली बात ये है कि जितने भी वर्ब्स हैं या वो उनमें से या तो रेगुलर होंगे या वो इरेगुलर होंगे, यानी तमाम वर्ड्स को चाहे वो किसी और कैटेगरी में भी शामिल है, चाहे वो जेरेंड है, चाहे पार्टिसिपल है, चाहे इन्फिनिट, कोई भी वर्ब हैं आपके वो या रेगुलर होंगे या वो इरेगुलर होंगे। उसकी मिसाल ऐसी है कि दुनिया के अंदर 6-7 अरब लोग इस वक्त रह रहे हैं, हर किसी का रहन सहन नाम डिफरेंट है, लेकिन जेंडर के लिहाज से 3 ही कैटेगरीज हो सकती हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो इसी तरह वर्ब्स चाहे जितनी मर्जी उनकी काइंड्स हैं, अगर हम रेगुलरिटी को देखें तो दो उसके जनाब हैं काइंड्स, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। तो इनका सिंपल सा डिफरेंस है, आपको पता है वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स जो अपनी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यानी कि अपना जो है पास्ट फॉर्म जो होती है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, इसको बनाने के लिए अपनी पहली फॉर्म के साथ डी और ईडी का इजाफा करते हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और ऐसे तमाम वर्ब्स जो अपनी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यानी कि अपना जो है पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए डी और ईडी एंड पे नहीं लगाते, बल्कि डिफरेंट उनके लेटर्स आ सकते हैं, यानी शेप ही पूरी जो है वर्ड की चेंज हो जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो जस्ट यही डिफरेंस है, जो डी और ईडी लगाएं सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वो रेगुलर, और जो डी और ईडी ना लगाएं बल्कि और दूसरे को लेटर्स लगाएं और उनकी स्ट्रक्चर जो फॉर्म है बिल्कुल चेंज हो जाए, तो उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो चलें एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं। अ वर्ब that adds d or ed to form its past tense and past participle is called as regular verb। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कॉल से बन गया कॉल, होप, प्लेड एंड loved। अब देख सकते हैं पहली फॉर्म के साथ ed का इजाफा किया है तमाम में, तो वो आपका जो है पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बन गया। नेक्स्ट है जी irregular verb, a verb that doesn't add d or ed to form its past tense and past participle is called as irregular verb। एग्जाम्पल जैसे रन है, आप देखें रन से रैन, रन, अब डी और ईडी वाला नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, रन से रैन हो गया। इसी तरह गो, वेंट, गॉन, अब ये तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड हो गए हैं, ठीक है। सिंग, सेंग, संग, कम, केम, कम, अब इनको बनाने का कोई रूल नहीं है, ये नेटिव्स ने बनाया, आपने इनको याद रखना है, मेमोराइज करना है। वर्ब की फॉर्म्स वाली लिस्ट जो है वोकैबुलरी वाले पोर्शन में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे डिटेल में आपने उस लिस्ट को मेमोराइज कर लेना है। वर्ब्स क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A verb that joins a subject to a subject complement is called as linking verb। लिंकिंग का मतलब ही ये होता है जोड़ने वाला, लिंक करने वाला। तो ऐसा वर्ब जो लिंक का काम करे, दो चीज़ों को जोड़े, किसको, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ता है उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मे बी अ नाउन और एडजेक्टिव व्हिच डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट। जी, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, जिसके साथ आपको लिंकिंग वर्ड जोड़ रहा है सब्जेक्ट को, वो या तो नाउन होगा या वो एडजेक्टिव होगा। और वो करेगा क्या, वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, उसको डिस्क्राइब्स करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट का जो लफ्ज़ है उससे पता चल रहा है कि किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है, कुछ कहना। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है ये एक ऐसा नाउन है होता है या एडजेक्टिव होता है जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है, मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वैसे सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी है, डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया जी। तो अगर आप एग्जांपल्स देखें लिंकिंग वर्ब की तो उसमें बहुत सारे हैं, मसलन एम, इज, और, वाज, वर, सीम, लुक, फील, अपीयर, टेस्ट, बिकम, साउंड, टर्न, ग्रो, स्मेल, लाई, मेक, गो, स्टे, रिमेन एंड टेस्ट, एटसेट्रा, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, लिंकिंग वर्ब हैं। अभी हम इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखेंगे। लिंकिंग वर्ब को आपने जहन में रखना है कि ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है, लिंक करता है। हाँ जी, सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस के अंदर एक्शन कर रहा है, ठीक है, एक्शन करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। अब इज़ वर्ब है, ठीक है, अ डॉक्टर ये नाउन है, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, शी को, कि वो डॉक्टर है। तो लिहाजा ये डॉक्टर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट शी का,
और इस इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। आगे देखें, नवीद बिकेम एन इंजीनियर। एन इंजीनियर ये नाउन है, लेकिन ये नवीद को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो इंजीनियर है। तो नवीद क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो फिर ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बिकेम इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या, लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखें, फोजिया लुक्स सैड। सैड का क्या, ये क्या है, ये फोजिया, सैड फोजिया जैसे आप कह लें, सैड फोजिया, उदास फोजिया। तो सैड बेसिकली एडजेक्टिव है, फोजिया को ये क्वालिफाई कर रहा है। फोजिया को इसके एडजेक्टिव के साथ से लिंक कौन सी चीज़ कर रही है, वर्ब लुक। तो लिहाजा लुक्स यहाँ पे क्या है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। वी फील हैप्पी, अली अपीयर्ड काम, शी सीम्स ब्यूटीफुल। तो आप देख सकते हैं इन तमाम में जो ग्रीन वर्ड हैं, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर अपने लेक्चर को सम अप करूँ, तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़े, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये नाउन भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, और ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, आइडेंटिफाई करता है सब्जेक्ट को। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्रेजल वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब। जी, तो आपका जो फ्रेजल वर्ब है उसमें एक चीज़ जो बेसिक है वो वर्ब होगा। वर्ब तो होगा ही, वर्ब के साथ जब आप किसी प्रेपोजिशन को मिला देते हैं या एडवर्ब को मिला देते हैं या दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, तो वो आपका बन जाता है फ्रेजल वर्ब। देखें, फ्रेजल जो लफ्ज़ है ये फ्रेज से निकला है। तो फ्रेज के बारे में आपको पता है कि ये एक मिनी सेंटेंस कह लें, आप सब सेंटेंस कह लें। सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जो कुछ ना कुछ आपको मफहूम देता है, कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा होता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। तो डेफिनेटली जब आप दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है। सेंटेंस भी बन सकता है, लेकिन फ्रेज तो होगा। तो अब ये फ्रेज का अगर आपको कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है, तो अलहदा वीडियो बनी हुई है सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज के टॉपिक के ऊपर, आप उसको देखें, आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इन शॉर्ट, जब आप वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन को या आप किसी एडवर्ब को या दोनों को मिलाएंगे, तो वो फ्रेज की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा वर्ब होगा जो फ्रेज की शक्ल में होगा। सेंटेंस में ये फंक्शन भी फ्रेज का अदा करेगा, लेकिन इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। यानी जो एज अकेला एक वर्ब आपको मीनिंग दे रहा है, जब उसके साथ कोई प्रीपोजिशन मिल जाएगी, जो एडवर्ब मिल जाएगा, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, तो इसके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। इसमें एक बड़ा चेंज आ जाता है मीनिंग में। तो इसकी एग्जांपल में देखें, पास अवे, एक्ट अपॉन, कैरी ऑन, लुक फॉर, गिव अप, इस तरह की और बहुत से फ्रेजल वर्ब्स हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बनते हैं और इनका मीनिंग कैसे चेंज होता है। जी, अ फ्रेजल वर्ब कैन बी formed by a verb plus adverb, a verb plus preposition, a verb plus adverb plus preposition. Simply a verb के साथ adverb को ऐड कर लें या preposition को ऐड कर लें या दोनों को ऐड कर लें, तो ये आपका बन जाएगा phrasal verb। जैसे अब throw away, throw क्या है, ये आपका verb है, इसका मतलब होता है फेंकना, ठीक है। throw का मतलब होता है फेंकना, away का मतलब होता है परे, परे फेंकना। लेकिन बेसिकली थ्रो अकेला हो तो ये आपका फ्रेजल वर्ब ना हो तो ये और मीनिंग देगा। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अब ये अवे बेसिकली थ्रो को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एडवर्ब है। थ्रो अवे का मतलब होता है लीव समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ देना। अब देखें ना, मीनिंग चेंज हो रहा है। थ्रो अकेला होगा तो उसका मतलब क्या होता है, फेंकना। जब लीव अवे, तो थ्रो अवे कर देंगे तो इसका मतलब बनेगा लीव समथिंग। इसी तरह अलाउ फार, अलाउ का मतलब क्या होता है, अकेले का, इजाज़त देना, और फार का मतलब होता है के लिए। अब ये अकेले प्रपोजिशन है। अलाउ और फार जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फ्रेजल वर्ब, और इनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। टेक इनटू कंसिडरेशन, अलाउ फार का मतलब होता है को शामिल करते हुए। ठीक है ना, कितना मीनिंग चेंज हो गया। अलाउ का मतलब होता है इजाज़त करना, इजाज़त देना, लेकिन इसी के साथ अगर आप फॉर लगा देंगे तो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग बन जाएगा कि शामिल करते हुए, यानी कंसीडर करते हुए किसी चीज़ को। इसी तरह अब ये लुक है, ठीक है, ये आपका इसका मतलब होता है देखना, ठीक है। लेकिन जब उसके साथ आपने एक एडवर्ब यूज़ किया, फॉरवर्ड जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, टू प्रीपोजिशन है। जब इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्ट, किसी चीज़ को तवक्को करना, या वेट एंथुसियास्टिकली,
यानी बड़े जोशो खरोश से किसी का इंतज़ार करना। अब आप देख सकते हैं कि लुक का मतलब तो देखना होता है, लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ फॉरवर्ड और टू लगाया, ये फ्रेजल वर्ब बन गया, तो इसका मीनिंग जो है चेंज हो गया। अब डिफरेंट सेंटेंसेस में भी हम इनको यूज़ करके देख लेते हैं। ही हैज़ गिवन अप स्ट्रगल। जी, अब गिवन आपका मतलब क्या है? गिवन का मतलब, गिव का मतलब होता है देना, तो गिव से गिवन, ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने प्रीपोजिशन लगा दिया तो अब ये बन गया फ्रेजल वर्ब। तो इसका सेंटेंस का फिर ये मफहूम बन रहा है, ही हैज स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग, हिज फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर। जी, तो पास का मतलब होता है गुजरना, ठीक है। अब पास्ट अवे बन गया, साथ में एडवर्ब लग गया, तो इसका मतलब होता है हिज फादर डाइड पास्ट ईयर। जी, यू शुड कैरी, कैरी का मतलब होता है उठाना, लेकर जाना, लेकिन कैरी के साथ अगर आपने लगा दिया प्रीपोजिशन ऑन, तो ये कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना। तो यू शुड कैरी ऑन योर वर्क, यू शुड कीप गोइंग विद योर वर्क। तो इसमें आप कुछ लोग इस बारे में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, जी हमने इनको बनाना कैसे है और उनके मीनिंग कैसे बनते हैं। देखें जी, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपने याद रखने हैं। ये नेटिव्स ने बनाए हैं, यानी जो नेटिव इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश जिनकी ज़ुबान है, उन्होंने इसको बना दिया है। तो आपने इनको एज इट इज़ मेमोराइज कर लेना है। फ्रेजल वर्ब की आपको लिस्ट मिलेगी हमारी वोकेबलरी वाले पोर्शन में, वोकेबलरी वाली जो लिस्ट है उसमें आप इसको आप रट्टा लगा लें, याद कर लें बस, ठीक है। और इनके मीनिंग्स का भी आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है अच्छा लिखने के लिए, क्योंकि जब आप फ्रेजल वर्ब्स को लिखते हैं ना अपनी राइटिंग के अंदर, तो वो एक मेच्योर राइटिंग नज़र आती है और ब्रीफ भी हो जाती है, ठीक है ना, और उसमें खूबसूरती भी पैदा होती है। तो ये आपको आनी भी चाहिए और यूज़ करना भी आना चाहिए। खैर, हम आपको सिखाएंगे आगे जाके, फ्रेजल वर्ब का टॉपिक हमने फिर डिटेल में स्टडी करना है। हम काइंड्स को पढ़ रहे हैं, तो अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पर पढ़ रहे हैं, डिटेल में हमने इनको आगे जाके पढ़ना है, तो उसमें हम इनको यूज़ करना भी सिखाएंगे और इनको आपने याद करना है। उसके लिए वोकेबलरी में लिस्ट भी दे दी जाएगी और उनको याद करने का ख़ास तरीकाकार भी समझाया जाएगा, ताकि ये आपको सिर्फ याद ही ना हो, बल्कि आप इनको जो है ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस के अंदर यूज़ भी करने शुरू कर दें। क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। These helping verbs are used before ordinary verbs to express permission, possibility, certainty and necessity। जी, तो पहली बात तो ये है कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है कैसा वर्ब होता है, जो मेन वर्ब के साथ जो है सेंटेंस के कंप्लीशन में यूज़ होता है। तो ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं होते। तो चूँकि ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं होते, तो इसलिए हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर सकते हैं, या हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी इन्हें कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अजाफी वर्ब है। तो ये होते किस लिए यूज़ हैं? मॉडल वर्ब्स किस काम आते हैं? परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कोई चीज़ मुमकिन हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, सर्टेनिटी को, यानी कोई चीज़ इसकी किसी चीज़ की जो है यकीन के लिए या गैर यकीनी वाली कैफियत के लिए, और नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत के लिए। तो मॉडल वर्ब्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरीज। जी, ऑक्सिलरीज जो हैं यही अजाफी तौर पे जो चीज़ होती है उसको ऑक्सिलरी कहते हैं, यानी कि ये आप कह रहे हैं कि एक अजाफी फेल के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। सो दे आर ऑफन कॉल्ड एज मॉडल ऑक्सिलरीज। जी, चूँकि इनको मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये इन चीज़ों के लिए परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी को एक्सप्रेस कर लें, इसलिए मॉडल है। और चूँकि ये मेन वर्ब के तौर पर नहीं यूज़ हो रहे और अजाफी तौर पर यूज़ हो रहे हैं मेन वर्ब के साथ, तो इसलिए इनको हम ऑक्सिलरी कहते हैं। तो कंबाइन फॉर्म में हम इनको फिर कहेंगे कि ये जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। जी, देयर आर फ्यू मॉडल वर्ब्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज डिफेक्टिव वर्ब्स। फेल नाकस सुना होगा आपने। तो कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स भी हैं जिनको हम फेल नाकस कहते हैं, फेल नाकस या डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। डिफेक्ट का मतलब होता है नुक्स। हाँ जी, इनमें क्या नुक्स है, क्या इनके अंदर डिफेक्ट है जिसकी वजह से हम डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं? वो ये है कि जो आपके नॉर्मल वर्ब्स होते हैं, तो उनके साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, तो वहाँ पे ये इनके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है ना। जैसे शी गोज़ टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, तो प्ले के साथ एस लग गया, गो के साथ ई एस लग गया, तो एस या ई एस का इजाफा होता है जब सब्जेक्ट इनका थर्ड पर्सन सिंगुलर में। लेकिन ये आपके मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं कि इनके साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, जो आपके ऑर्डिनरी वर्ब्स होते हैं उनकी इन्फिनेटिव फॉर्म भी होती है और आईएनजी फॉर्म भी होती है। तो इनके जो मॉडल वर्ब्स हैं उनकी इन्फिनेटिव फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो ये डिफेक्ट होता है जिनमें, इसकी वजह से इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं, यानी कि इनकी एस और ई एस वाली फॉर्म नहीं होती और दूसरा इन्फिनेटिव और आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होती।
इनके अगर एग्जांपल्स को देखें तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट एक्सेट्रा, इनको हम इंडिविजुअली एक एक को पढ़ेंगे। एक एक सेपरेट वीडियो है इनके ऊपर, इनके यूज़ के ऊपर, तो डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। कैन किस तरह यूज़ होता है, मे किस तरह, माइट किस तरह, तो ये सारा हम आगे पढ़ेंगे भी। जस्ट अभी हम इसमें इंट्रोडक्टरी लेवल पर देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं जी। तो आप देख सकते हैं ये कैन, कुड, मे, माइट वगैरह, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके साथ आईएनजी फॉर्म आप लगा सकें। जैसे कैनिंग नहीं कहीं सुना होगा, या विलिंग, ठीक है, वुडिंग, शेलिंग, ये नहीं है। ना ये टू शेल है, टू वुड है, टू माइट है, टू मे, ऐसा भी नहीं है। ना टू फॉर्म है, ना ही इसकी आईएनजी वाली फॉर्म, और इनके साथ एस और ई एस बी नहीं लगेगा। लगा कर देख लें, वुड्स, शेल्स, कहीं नहीं आपने देखा होगा, तो होता ही नहीं है। तो इसलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट इनके नाम है, मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये आपके डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहलाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब में ही कंसीडर होते हैं। तो अब सेंटेंसेस में इनका यूज करके देखते हैं। यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखें ना, ट्राई यहाँ पे मेन वर्ब है, ट्राई, तो इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी के तौर पर यूज हुआ है, और ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है, ड्यूटी को, कि आपको जो है इस प्रॉब्लम को हल करना चाहिए। मे यू हील सोन, अब हील यहाँ पे मेन वर्ब है, साथ में मे जो है ये मॉडल है, ऑक्सिलरी है, और ये प्रेयर को शो कर रही है। वुड दैट आई वर अ किंग, ठीक है। अब यहाँ पे वर जो है ये वर्ब है, लेकिन ये वुड क्या है, ये मॉडल वर्ब है, और ये विश को एक्सप्रेस कर रहा है कि काश मैं बादशाह होता, किंग होता। यू कैन गो नो, अब गो मेन वर्ब है, ठीक है। कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, परमिशन को ये शो कर रहा है कि अब आप जा सकते हैं। यू नीड नॉट टू कम, आपको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कम मेन वर्ब है, लेकिन नीड साथ में क्या कर रहा है, नीड वैसे मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है, और ये क्या कर रहा है, ये नेसेसिटी को या नीड को एक्सप्रेस कर रहा है कि अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो द यूज ऑफ ईच मॉडल वर्ब मेंशन्ड अबव वुड बी टॉट इन डिटेल ड्यूरिंग नेक्स्ट लेक्चर। जी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी मॉडल वर्ब यहाँ पे मेंशन किए हैं, और इनके अलावा भी हम इन पे डिटेल में पढ़ेंगे। सेपरेट वीडियोस के अंदर एक एक मॉडल वर्ब के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई गई है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब्स। जी, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, और आप बल्कि कह सकते हैं कि मेन हेल्पिंग वर्ब यही है। मॉडल वर्ब्स तो मॉडल्स है ना, तो मेन हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी जो है ये, जो कि मुझे ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, बेसिकली मुझसे हो नहीं रहा, तो इसको आप, इसका उर्दू में मीनिंग होता है अजाफी, ठीक है, एडिशनल। तो ये जो कि अजाफी वर्ब्स हैं मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम इनको ऑक्सिलरी कहते हैं। दे डिनोट एग्जिस्टेंस, जी एग्जिस्टेंस को ये जाहिर करते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब है किसी चीज़ का मौजूद होना, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, किसी चीज़ के मौजूद होने, वाक़या होने को, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को ये जाहिर करते हैं। दीज वर्ब्स आर आल्सो यूज टू मेक टेंसेस, जी टेंस बनाने में भी ये यूज़ होते हैं। यानी जो आपका टाइम का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, कोई एक्शन या कोई हैपनिंग कब हुई है, माजी में हुई है, फ्यूचर में हुई है, या प्रेजेंट में हुई है, तो ये आपको पता चल सकता है टेंसेस से। और टेंसेस किस तरह बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से। यानी ये टेंस बनाने में और एग्जिस्टेंस को, यानी किसी चीज़ के वकू होने को, कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है, किसी के वजूद को, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली वजूद को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ें ऑक्सिलरी वर्ब्स ने ज़ाहिर करनी है कि एग्जिस्टेंस यानी वजूद को, और दूसरा क्या है, टेंसेस यानी टाइम का कंसेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है, और वजूद का, एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट आपके ऑक्सिलरी वर्ब से जो हैं ये बनेंगे। और इनकी तीन कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज में यूज़ होते हैं, बी, हैव एंड डू। जी, बी होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हैव क्लास, बी क्लास है, हैव क्लास है, और डू क्लास है। बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन आ जाता है। हैव में हैज, हैव, हैड, और डू जो है डू, डज, डिड, डन। अब ये इनकी कैटेगरी इसलिए है कि ये डिफरेंट जो इसका फॉर्म होगी वो डिफरेंट टेंस को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। तो इसलिए इनकी ये तीन क्लासेस हैं, और आगे इनकी मजीद फॉर्म्स हैं जी। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प एंड सपोर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जी, तो ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है अजाफी, मुआवन, मददगार। ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसमें, सेंटेंस को बनाने में।
अगर ये ना हो तो सेंटेंस जो है बनाना बड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है, और आपको उसका जो है मीनिंग भी क्लियर ना हो। एंड टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एक्शन और हैपनिंग, हाँ जी, कोई चीज़ कब हो रही है, कोई एक्शन कब हो रहा है, कोई चीज़ वकूफ़ पज़ीर कब होती है, जिसकी टाइम जो है, टाइम को जो है ये एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो इन शॉर्ट अब क्या है कि ये हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सेंटेंस को बनाने में, एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं, ये टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। अभी हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब अच्छा लड़का कब है, अभी अभी की बात हो रही मौजूदा, तो ये इज़ जो है आपको ऑक्सिलरी वर्ब, उसने ये हमें प्रेजेंट टेंस का जो कॉन्सेप्ट दिया है। ही वॉज अ यंग मैन, अब वॉज यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी से हमें पता चला है कि बात पास्ट की हो रही है, कि वो जवान आदमी था। आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये हमें पता कैसे चला, ये हैव बीन से पता चला है, ठीक है, कि सुबह से काम जारी है कोई। ही हैड अ कार, उसके पास कार थी, वो कार रखता था। अब पास्ट परफेक्ट ये टेंस है, और हमें ये ऑक्सिलरी वर्ब हैड से पता चला। डू यू लव पोएट्री, क्या आप पोएट्री रखते हैं। अब ये डू आपका यही वाला इसमें ये आ गया है, ये क्वेश्चन करने में इस्तेमाल हो रहा है, सेंटेंस को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, और ये प्रेजेंट टेंस को भी ज़ाहिर कर रहा है जी। देयर आर फ्यू वर्ब्स लाइक हैव एंड डू आर ऑल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब, जी ये भी आपने ध्यान में रखना है कि कुछ आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे भी हैं जो कि मेन वर्ब्स के तौर पे भी सेंटेंस में यूज हो जाते हैं। आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जब एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है और उसके साथ इनमें से कोई वर्ब है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मेन वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में, जैसे ही इज़ अ बॉय, तो अब जो इज़ है यही आप कह सकते हैं कि ये आपके मेन वर्ब का जो है ये किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। तो अगर मेन वर्ब के साथ ये इजाफी वर्ब के तौर पे हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये अकेले यही हैं, तो फिर ये मेन वर्ब भी हैं। अब हैव एंड डू तो स्पेसिफिकली जो है ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब। अब हैव जो है, ये हैव का मीनिंग क्या है, रखना, पोजेशन, यानी एक पूरा मेन वर्ब है। हैव का मतलब होता है रखना। आई शैल डू दिस वर्क, ठीक है, डू मैं ये काम करूँगा। डू का मतलब होता है करना, तो डू मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, डू और हैव। तो नोट ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ड्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल ड्यूरिंग नेक्स्ट लेक्चर्स, जी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी जनाब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मजीद। अभी हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब्स की डिफरेंट काइंड्स को। तो ये भी आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी एक वर्ब की कैटेगरी है। तो हमने इन सबको अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे देख रहे हैं। आगे जाके मजीद जब हम डेप्थ एंड डिटेल में वर्ब की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी करेंगे, तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो है इनको भी थोड़ा डिटेल में और डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे।